मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार का रोल क्या था, उसको तब के उनके रोल को समझेंगे जिस भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम भारतीय जनसंघ पार्टी था, या भारतीय जनसंघ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बेटे हैं, इनका क्या रोल था। उसी से ही हम समझ सकते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी की नीतियां आज मजदूर के विरुद्ध क्यों हैं, किसान के विरुद्ध क्यों हैं, जनता के विरुद्ध क्यों हैं, पब्लिक सेक्टर के विरुद्ध क्यों हैं, अडानी अंबानी और दूसरे पूंजीपति घरानों के हक में क्यों हैं, विदेशी हुकूमतों और विदेशी बड़ी वित्त पूंजी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्यों हैं। ये हमें तभी समझ में आएगा अगर हम इनका रूट समझें। इसलिए जान लीजिए, एटक तो बना 1920 में, आरएसएस बना 1925 में, और आरएसएस नरेंद्र मोदी बीजेपी के कम और आरएसएस के स्वयंसेवक ज्यादा हैं। भूलिए मत इस बात को। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जो दिल्ली में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार है और आरएसएस के निर्देश पे चलती है, और आरएसएस के स्वयंसेवक इस वक्त सत्ता के ऊपर हाकिम है। तो आरएसएस के फाउंडर हेडगेवार को पूछा गया था, आप अंग्रेजों से लड़ोगे, देश के अंदर आजादी का आंदोलन तेज हो रहा है। हेडगेवार ने कहा था, हमारी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं। अगर आज मैं बोलती हूं मिस्टर मोदी, आप और आपकी टीम हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं ली, अंग्रेजों की दलाली की, तो मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं वही दोहरा रही हूं जो उनके गुरु हेडगेवार ने कहा कि उनका अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कोई लेना देना नहीं है। उनसे पूछा गया, ये नौजवान तो फांसियों के तख्ते पर लटकने के लिए तैयार बैठे हैं, आप क्या कहते हैं। तो हेडगेवार ने कहा, ये नौजवान भटक गए हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह कहा, ये सब भटक गए हैं। चंद्रशेखर आजाद वो भी भटक गए हैं, जो सीने में गोलियां खा के बाद में शहीद हुए थे। तो उनका मानना था ये भटक गए। तो फिर उनसे पूछा गया, तो आप क्या कहते हैं, आपके फिर दुश्मन कौन हैं। हेडगेवार ने क्या बोला, हेडगेवार ने बोला, आरएसएस के संस्थापक ने, कि हमारे दुश्मन ईसाई हैं, मुसलमान हैं और लाल झंडा है। अगर नरेंद्र मोदी कुछ महीने पहले अपने कार्यकर्ताओं को भाषण देते हुए बोलते हैं कि लाल झंडे वाले बहुत खतरनाक होते हैं, ये साम्यवाद बहुत खतरनाक होता है, इन लोगों से सावधान हो जाइए, इनसे मुकाबला करना है, तो वो आज का नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहा। नरेंद्र मोदी अपने गुरु हेडगेवार की बात बोल रहा है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए, हम जो लाल झंडा लेके निकले, ट्रेड यूनियन आंदोलन बनाए, 1925 में जब आरएसएस बनी तभी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, उससे 5 बरस पहले एटक बन चुकी थी। तो उस समय के अंदर आरएसएस अंग्रेजों की दलाली का रास्ता तय कर रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजों की हुकूमत को चैलेंज करने के रास्ते पे निकली थी। और लाल झंडा लेके हमारी आज उसी पहले से मैदान के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई के मैदान में थी, अपनी मांगों के साथ साथ। और इन लोगों ने जब देश आजाद हुआ, पब्लिक सेक्टर बनाने का विरोध किया, बड़े बड़े अदारे और कारखाने बनाने का विरोध किया, सरकारी क्षेत्र में खनन और खदानों को में काम करने का विरोध किया, एक्सप्लोरेशन का विरोध किया, और कहा कि सब कुछ अमेरिका के मॉडल की तरह विदेशों से मंगाना चाहिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी आज वो ही कर रहे हैं जो उनकी सोच है। वो आरएसएस की सोच के ऊपर पहरा दे रहे हैं। और आरएसएस की सोच क्या कहती है, आरएसएस की सोच हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदू राज तो उनका नारा है। आरएसएस की सोच, आरएसएस की समझ के हिसाब से जो राज होगा उसको स्थापित करने की है, ऑटोक्रेटिक स्टेट बनाने की। उसके अंदर किन्हीं भी अल्पसंख्यक लोगों की भी जगह नहीं है, और किन्हीं भी, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो,
जो इनके रास्ते का विरोध करेंगे उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम सिर्फ वोटों के लिए बनाई जा रही है। इसमें हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं। वो केवल शस्त्र की तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इनके इतिहास से निकलता है, जिस सोच और समझ को लेकर के आज मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। इसीलिए हर चीज में ये हिंदू मुस्लिम फिसाद बनाने की कोशिश करते हैं, जहर भरते हैं, नफरतों को फैलाते हैं, आम समाज को बांटते हैं। धर्म, जात, भाषा, इलाका, पहरावा, खान पान, हर चीज में समाज को बांट देना चाहते हैं, क्योंकि उसी के जरिए से वे वोट की राजनीति करना चाहते हैं। आप ही के बिहार में अमित शाह ने ये कहा था आके चुनावों के दौरान, जब उनसे पूछा गया था हमारे 15-15 लाख रुपए कहाँ है, हमें दीजिए, आपने वायदा किया था 2014 में। और अमित शाह ने कहा था वो तो एक चुनावी जुमला था, वो तो चुनावों में बहुत से वायदे किए जाते हैं, उसके बारे में आज क्यों पूछते हो। तो 15 लाख रुपए भी जुमला था, हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करना भी जुमला था, और 100 दिन में बिजली पानी सब सस्ता हो जाएगा, महंगाई भी नीचे रुक जाएगी, वो सारे जुमले ही तो थे। जुमलों को पूरा कर नहीं सकते थे क्योंकि वो जुमले थे। इसीलिए समाज के अंदर अलग अलग नामों से समाज को बांटने का काम किया। और उसके साथ साथ किसानों की जमीन पे नजर लगी हुई है, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन बहुत है, उसके ऊपर नजर लगी हुई है। उस जमीन को ये अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को देना चाहते हैं, इसलिए हम पे हमला बोल रहे हैं। मजदूर के बारे में इनको मालूम है कि मजदूर वर्ग पहली कतार में खड़ा होगा इनकी हुकूमतों की नीतियों को प्रस्त करने के लिए। इसीलिए हमारे ऊपर पहला हमला है। हमारे कानूनों को बदला जा रहा है, 4 कोड लाए जा रहे हैं, यूनियन को रजिस्टर कराना मुश्किल किया जा रहा है, यूनियन को डी रजिस्टर करना, डी रिकॉग्नाइज करना आसान किया जा रहा है, यूनियन के नेताओं के ऊपर सजाएं बढ़ाई जा रही हैं, मालिकों की सजाएं घटाई जा रही हैं, हमारे वेतन की भाषा को और उसकी परिभाषा को बदला जा रहा है, हमारे सारे कानूनों को एक बिल्कुल रद्दी कानूनों के रूप में तैयार किया गया है, जो लेबर कोड है। एक एक धारा पे अगर चर्चा करें, हम डेलीगेट सेशन में बात करेंगे, तो उससे समझ में आता है कि मजदूर के ऊपर कितना बड़ा हमला है। तो आप ये समझ लीजिए, जब कोविड की महामारी आई, जब पूरा देश त्राही त्राही पे था, नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं आपदा को अवसर में बदलूंगा। तो आपदा को अवसर में बदला। 4 घंटे के नोटिस पे लगा दिया लॉकडाउन, लोग घरों को नहीं पहुंच पाए, ट्रेनें बंद हो चुकी थी, बसें बंद हो गई थी। तब ऐसे समय में जो वायदा किया, कोई मकान मालिक तुमसे किराया नहीं मांगेगा, तुम बैठे रहो। 18 दिन में महाभारत जीत लिया था, 21 दिन में हम कोरोना जीत लेंगे। और लोग बेचारे बैठे हैं। जब उनको मकान मालिकों ने मजदूरों को निकाल के बाहर फेंक दिया, वो पैदल चले, हजारों मील पैदल चले हमारे श्रमिक। हम अच्छे से जानते हैं, खून के आंसू पिलाए हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे अवाम को। हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, हमारे बच्चे हजारों मील चले, पैदल चले। हमारे मजदूरों के माथों के ऊपर कालक से पोता डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तोड़ रहा हूं, जिनको जहां जहां पर रोक के किन्हीं जगहों पे जबरदस्ती ठहराया गया, उनके आगे खाने के पैकेट ऐसे फेंकते थे जैसे कुत्तों के आगे रोटी फेंकी जाती है। हमारे मजदूर रेल पटरियों पे कटे, बस हादसों में मरे, उनके ऊपर केमिकल छिड़के गए। हमारी महिलाओं ने सड़क के किनारों पे रुक करके पैदल चलते चलते रुक के वहीं प्रसव पीड़ा में बच्चों को जन्म दिया। हम कैसे भूल जाएं इस बात को। एक बच्चा कंधे पे है, एक गोदी में है, एक अटैची पे लेटा है, और वो महिला बेचारी चली आ रही है कि मुझे घर पहुंचना है।
नरेंद्र मोदी सैडिस्ट है। दूसरों को आंसू दे के प्रसन्नता महसूस करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को सैडिस्ट बोलते हैं। इसलिए उस दौर के अंदर भी जब हमारे 23 करोड़ मेहनत कशों की एक ही लॉकडाउन की उंगली से हस्ताक्षर से रोजी रोटी रुक गई थी, थम गई थी, उस पर्टिकुलर टाइम में भी मिस्टर मोदी की सरकार पूंजीपतियों की जेबें भरने में लगी हुई थी। 2020 मार्च में लगा लॉकडाउन, 2021 मार्च में एक साल जब पूरा हुआ, मोदी की सरकार के आंकड़े क्या बताते हैं? मोदी की सरकार के आंकड़ों से मालूम हुआ कि अंबानी ने 128% मुनाफा कमाया जब हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनी हुई थी। मिस्टर अडानी ने 480% मुनाफा कमाया उसी एक साल के पीरियड में। उसी एक साल के पीरियड में इस देश के खरबपतियों ने 12.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठी की, जो स्पेशल उस समय उन्होंने अपनी पूंजी बढ़ाई। और उसी वक्त के अंदर हमारे देश के श्रमिकों की वेतन भी कटौती हुई, लॉकडाउन का वेज नहीं मिला, रोजगार छिन गए और घरों को वापिस आए। जिस मनरेगा के स्कीम को नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते थे, उसी मनरेगा की स्कीम में लोगों ने आकर के सांस लेके कुछ लोगों ने अपनी रोजी रोटी पाई। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस मनरेगा का बजट भी लगातार घटाया है। इस पूरी दौड़ के अंदर अब जब उन्होंने श्रम कानूनों को बदलने की बात की है, तो बीड़ी मजदूरों के वेलफेयर बोर्ड को सोशल सिक्योरिटी के कानून में डंप कर दिया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर बोर्ड को ईएसआई में और सोशल सिक्योरिटी के कानूनों के साथ डंप कर दिया है। इसी तरीके से एक एक करके हमारी ईएसआई, हमारी प्रोविडेंट फंड के कानून और बहुत से सामाजिक सुरक्षा के कानून एक ही जगह पर डंप कर दिए हैं। जितनी सुविधाएं मिल रही थी उन सुविधाओं को रोक दिया है।